हाँ जी, सीए फाउंडेशन चैंपियंस, तो स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी पर। मैं हूँ आपकी क्यूए एंड एलआर की एजुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ क्यूए। अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए समरी शीट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है एंड आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी समरी शीट्स को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगैरिथम से। सबसे पहले रेशियो के रिस्पेक्ट में देखते हैं। रेशियो हमेशा एज टू बी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें कि पहला टर्म एंटीसीडेंट कहलाता है, दूसरा टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है। रेशियो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, A:B, B:A के बराबर नहीं होता है। रेशियो को आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। जिन भी क्वांटिटीज का आप रेशियो निकालना चाहते हो, दे शुड बी ऑफ द सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट। गिवन रेशियो का इनवर्स रेशियो A:B का इनवर्स रेशियो, उसका रेसिप्रोकल B:A। गिवन रेशियो और इनवर्स रेशियो का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। गिवन रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो, उसका स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट रेशियो गिवन रेशियो का क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो गिवन रेशियो का क्यूब रूट। उसके बाद आ जाइए प्रपोर्शन पर। दो रेशियोज की इक्वालिटी को हम प्रपोर्शन बोलते हैं। A/B इज इक्वल टू C/D एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज A:B:C:D। अब इसमें जो ये बीच वाले टर्म होते हैं B और C, इसको आप क्या बोलते हो? मीन्स। और जो कोने वाले टर्म्स होते हैं इसको आप क्या बोलते हो? एक्सट्रीम्स। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर होता है। अगर 3 क्वांटिटीज A B C कुछ ऐसी है जैसे कि A/B B/C के बराबर है, तो हम बोलते हैं ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज A:B:C। अब इसमें जो बीच वाला टर्म होता है इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल टू A एंड C एंड इट इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ AC। फिर जो थर्ड वाला टर्म है उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टू A एंड B एंड इट इज कैलकुलेटेड एज B²/A। उसके बाद जिस रेशियो को आपने P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, कमेंसरेबल रेशियो, नहीं कर पाए इनकमेंसरेबल रेशियो। फिर आ जाइए इंडाइसिस पर। इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज या लॉज देखते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो वो क्या करती है? बेस का रेसिप्रोकल कर देती है। किसी भी नंबर की पावर में नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव पावर हो, लाइक 2 की पावर -4 है अगर, ठीक है, तो वो क्या करेगी? पावर नेगेटिव है तो वो खुश कब होगी? जब बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर खुश हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, राइट। फिर bth रूट ऑफ a जो होता है वो a की पावर 1/b के बराबर होता है। अगर a की पावर b इंटू a की पावर c दिया है, यानी बेस सेम हो और ऑपरेशन इंटू हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। बेस सेम हो, ऑपरेशन डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। a इंटू बी होल की पावर c किसके बराबर होता है? a की पावर c इंटू b की पावर c। ऐसे ही इंटू की जगह डिवाइड हो जाए, a/b होल की पावर c किसके बराबर होता है? a की पावर c अपॉन b की पावर c। अब a की पावर b होल की पावर c, तो b और c पावर्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर अगर a की पावर b c के बराबर है और आपको a की वैल्यू निकालनी हो तो पावर b जब भी मतलब एक पावर जब भी साइड चेंज करती है वो हमेशा दूसरे साइड जाके रेसिप्रोकल वाली पावर बन जाती है। यानी a की पावर b इज इक्वल टू c है तो a किसके बराबर हो जाएगा? c की पावर 1/b के। अगर दोनों तरफ बेस सेम है, LHS और RHS को कंपेयर करो, बेस सेम है तो ऑटोमेटिकली उन बेसिस की जो पावर्स है वो भी इक्वेट हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाइए लोगैरिथम पर। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस हमेशा 0 के बराबर होता है। लॉग ऑफ a टू बेस a, मतलब बेस और n जब दोनों सेम होते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लॉग ऑफ a टू बेस 1/a, अब बेस जो है वो n का रेसिप्रोकल है तो इट इज इक्वल टू -1। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि a की कितनी पावर रेस करूं कि मुझे 1 मिल जाए? आंसर आएगा 0। a की कितनी पावर रेस करूं कि मुझे 1 मिल जाए? तो आंसर क्या आ जाएगा? a। समझ पा रहे हो? यस यस, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद लॉग ऑफ a टू बेस 1/a, मतलब a की पावर कितनी रेस करूं, सॉरी 1/a की पावर कितनी रेस करूं कि मुझे a मिल जाए? तो आंसर आएगा -1। बस ये क्वेश्चन आपको करना है अपने आप से। फिर लॉग ऑफ x टू बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू बेस a, मतलब जब बेस सेम हो, ऑपरेशन एडिशन का हो, तो n की जगह बैठे नंबर्स क्या हो जाते हैं? लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही बेस सेम हो और ऑपरेशन माइनस का हो तो n की जगह बैठे नंबर्स क्या हो जाते हैं? डिवाइड। फिर लॉग ऑफ x की पावर n टू बेस है, n के ऊपर, n की जगह बैठे नंबर के ऊपर जो भी पावर होती है वो बाहर उचक के एज इट इज आ जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है, मेला वाली प्रॉपर्टी। सो n लॉग ऑफ x टू बेस a हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर बेस के ऊपर कोई सी पावर है तो जब वो बाहर निकलती है तो वो उल्टी हो जाती है, तो पावर n थी तो जब वो बाहर निकलेगी तो वो 1/n हो जाती है। उसके बाद बेस चेंज फॉर्मूला, जब भी आपको बेस पसंद ना आए, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो अलग अलग बेस की वजह से, बेस चेंज कर दो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। ठीक है, फिर आपको गिवन लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना बहुत जरूरी है। जैसे आपको log ऑफ n टू बेस देके रखा है इज इक्वल टू पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 2 होता है ये बेस होता है, ये जो 3 है ये पावर है, और ये जो 8 है ये फाइनल आंसर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। फिर कैलकुलेटर पर लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे तरीके, आपको जो अच्छे से आते हो आप वो फॉलो करो। नंबर को एंटर करो, रूट की 19 टाइम्स प्रेस करो, -1 करो और फिर 22, 76, 95 द मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हमारा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग रिवाइज हो गया। अब फटाफट से इक्वेशंस को रिवाइज करते हैं। इक्वेशन में सबसे पहले आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 1। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो उस केस में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो लाइंस बनेंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और दे विल एग्जिस्ट ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी एंड देयर विल एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। अगर तीनों ही कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो कोइंसिडेंट लाइंस का केस होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। फिर आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन वो होती है क्वाड्रेटिक जिसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है और उसकी 2 रूट्स होंगी, 2 सोल्यूशन या 2 जीरोस होंगे। जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। अगर b 0 होता है तो उसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b 0 नहीं होता है तो उसको अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिट करना और एक फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज d। और इस डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम रूट्स के नेचर को कमेंट कर सकते हैं बिना रूट्स निकाले। तो क्या होता है उसका इंटरप्रिटेशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसी होती है, रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है तो रूट्स कैसी होती है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हमें 2 केसेस देखने होते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसी होंगी, रियल, रैशनल, अनइक्वल। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसी होंगी, रियल एंड इरैशनल एंड अनइक्वल। ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, राइट। फिर उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b अपॉन a के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो c अपॉन a के बराबर होता है। अगर 2 रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल हैं बट साइन में अपोजिट है तो उनका जो सम होगा वो 0 होगा। अगर एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल के बराबर है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। उसके बाद अगर आपको सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन में आप s की जगह सम डाल देंगे, p की जगह प्रोडक्ट डाल देंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पहली आइडेंटिटी आपके खून में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब फर्स्ट और सेकेंड को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यू गेट द न्यू आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4ab। देन a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, राइट। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी। फिर आ जाइए क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 3 यानी जिसकी 3 रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। जनरल फॉर्म क्या है इसका, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0।
अब क्यूबिक इक्वेशन के केस में 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगी. सम ऑफ द रूट्स इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो यहाँ पर आपका इक्वेशंस टॉपिक भी कंप्लीट होता है. फिर आ जाइए थर्ड टॉपिक पर, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. NCR, n में से r आइटम्स सिलेक्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. NPR अरेंजमेंट करना है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. अब अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलेज का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि NCR इंटू r फैक्टोरियल जो होता है वो NPR के बराबर होता है. NC0 1 के बराबर होता है. NCN 1 के बराबर होता है. NC1 n के बराबर होता है. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता है. ये रिलेशन दो ही सिचुएशन में होल्ड ट्रू करता है, या तो r और n माइनस आर एक बराबर होंगे या तो r और n माइनस आर का जो सम होगा वो n के बराबर होगा. फिर ये खरगोश कछुआ स्टोरी पार्ट 1 एंड 2. NCR प्लस NCR माइनस 1. R जब एक कदम पीछे जाता है तो उसको देख के N एक कदम आगे जाता है और N एक कदम जैसे ही आगे जाता है R अपनी ओरिजिनल प्लेस यानी R पर आ जाता है. ऐसे ही सेकेंड पार्ट स्टोरी 2 है क्या? NCR प्लस NCR माइनस NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2. यहाँ पर R जो है वो 2 कदम पीछे गया तो उसको देख के N जो है वो RHS में 2 कदम आगे जाता है. N 2 कदम आगे जाता है तो उसको देख के R अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाता है. क्योंकि ये पार्ट 2 स्टोरी है तो बीच में हम इंटू 2 भी डाल देते हैं. इस तरीके से आप याद रख सकते हो. ठीक है. परम्यूटेशन में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों होते हैं. जब भी कोई लेटर कोई डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा होता है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. भूलना नहीं है ये. फिर उसके बाद आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में. नंबर ऑफ हैंडशेक्स NC2 के बराबर होता है या n इंटू n माइनस 1/2 के. नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, अगर 2 ही कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उस केस में NC2. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कोलिनियर पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? NC2 माइनस RC2 प्लस 1. ठीक है. +1 क्यों? क्योंकि सारे कोलिनियर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. ऐसे ही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए अगर 2 कोलिनियर पॉइंट है तो ठीक है NC3 इज द फॉर्मूला. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कोलिनियर पॉइंट है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NC3 माइनस RC3. नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, अगर आपको n हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस देके रखी है, m वर्टिकल पैरेलल लाइंस देके रखी है तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या हो जाएगा? NC2 इंटू MC2. फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला NC2 माइनस n. इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा. फिर उसके बाद आ जाइए सर्कुलर परम्यूटेशन पर. नंबर ऑफ वेज ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल. नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग नेकलेस और गार्लैंड्स. In case jewels or flowers are same, there is only one way. In case jewels or flowers are different, then the formula is n minus 1 factorial divided by 2 because clockwise और anti clockwise arrangement exactly same होते हैं यहाँ पर. ठीक है. फिर उसके बाद आपको 0 फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक याद रखनी है वैल्यू. 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. फिर आ जाए ग्रुप थ्योरी पर, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के नाम से भी जानते हो, जिसमें हमने कन्या भोज करवाया था. जिसमें क्या है कि अगर आपको सिमिलर आइटम्स बांटने हैं, ठीक है, सिमिलर आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, सो द फॉर्मूला इज 12 फैक्टोरियल. मतलब 12, फर्ज कीजिए कि 3 कन्या हैं और हम उन्हें टोटल 12 चॉकलेट्स बांट रहे हैं 3 कन्याओं में. तो जितनी चॉकलेट्स बांट रहे हैं उतने के फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में रखा. फिर जितनी चॉकलेट आपने एक कन्या को दी उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. एक एक कन्या को जितनी जितनी चॉकलेट्स दी उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. लाइक फर्स्ट वाली को आपने 4 दी, सेकंड वाली को भी 4 दी, थर्ड वाली को भी 4 दी. सो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. दिस इज व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिमिलर आइटम्स. ठीक है. अब अगर आप सबको अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स दे रहे हो तो भी यही केस रहेगा, बशर्ते यू शुड नॉट गिव सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू मोर देन टू और मोर पर्सन्स. ठीक है. अगर आप डिफरेंट चॉकलेट्स बांट रहे हो या सिमिलर चॉकलेट्स बांट रहे हो और सबको डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स बांट रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेकिन जहां आपने डिफरेंट चॉकलेट्स बांटी और एक से ज़्यादा कन्याओं को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिली तो जितनी कन्याओं को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिली है एक्स्ट्रा उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. ये हमने ये वाला केस देखा हुआ था. जैसे अब इस केस में
चॉकलेट्स हम 12 ही बांट रहे, चारों 12 की 12 चॉकलेट्स डिफरेंट है, पहली वाली को 4 मिल रही है, दूसरी वाली को 5 और तीसरी वाली को 3। तो हमने क्या किया, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब थर्ड केस क्या था कि जब आप डिफरेंट आइटम्स बांट रहे हो लेकिन दो कन्याओं को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल रही है। तो देखो पहला प्रोसेस तो सेम था, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, बट क्योंकि दो कन्याओं को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल रही थी तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही लास्ट केस क्या था, व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बट ऑल द 3 कन्यास गेट सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट, ऑल्दो दे आर डिफरेंट। तो उस केस में जितनी जितनी मिल रही है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ही, और जितनों को सेम नंबर मिल रही है उतने के फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी रिटेन करने की। कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन, राइट। तो यहाँ पे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस रिवाइज हो गया। अभी आ जाते हैं एपीजीपी पर, सीक्वेंस एंड सीरीज पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो एक बराबर होता है। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट डिफरेंस, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। जनरल टर्म या nth टर्म क्या होता है एपी का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी किसके बराबर होता है, इसमें दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है बेसिक फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे तो चुटकू वाला फॉर्मूला बनेगा, दैट इज एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। फिर जनरल फॉर्म ऑफ एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। कैपिटल ए कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, कैपिटल बी कोएफिशिएंट ऑफ एन, जिसको देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस ट्वाइस ऑफ कैपिटल ए के बराबर होता है। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी के बराबर होता है। फिर उसके बाद एस एन के थ्रू भी हम nth टर्म निकाल सकते हैं, एस एन माइनस वन कर देंगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगा। अगर हमें दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करनी है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पर n इज नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स टू बी इंसर्टेड। हमने कॉमन डिफरेंस के कुछ और भी फॉर्मूलेस देखे थे क्लास में, लाइक शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म अपॉन उनकी जो पोजीशंस हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर उसके बाद आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पर। अगर तीन नंबर्स ए बी सी एपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पीथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, तो जो आर्थ टर्म होता है वो पी प्लस क्यू माइनस आर के बराबर होता है। अगर पीथ टर्म क्यू है, क्यूथ टर्म पी है, तो जो p प्लस क्यूथ टर्म होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर सम ऑफ p टर्म्स q के बराबर है और सम ऑफ q टर्म्स p के बराबर है तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स जो होता है वो माइनस ऑफ p प्लस q के बराबर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स के बराबर होता है। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू के स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है, और सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स जो होता है वो n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन के बराबर होता है। फिर उसके बाद अपनी सैंटा प्रॉपर्टी, जिसको हम पिछली क्लासेस में नील बट्टे सन्नाटा नाम से भी जानते थे, दैट इज अगर हमें दो एपी सीरीज के एस एन का रेशियो दे के रखा है और हमसे उन दो एपी सीरीज के ए एन का रेशियो पूछा है तो जहाँ जहाँ एन होगा हम वहाँ वहाँ 2n माइनस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसको अपन ने सैंटा प्रॉपर्टी नाम दिया था। इसी की अपोजिट प्रॉपर्टी है अंता प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें क्या था, हमें ए एन का रेशियो दे के रखा था और हमें एस एन का रेशियो निकालना था, तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ हम n प्लस वन बाई टू सब्सटीट्यूट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। फिर आ जाइए जीपी पर। जीपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होता है वो एक बराबर होता है। और रेशियो कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। ठीक है, अब जनरल टर्म क्या होता है जीपी का, ए एन या टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कब, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, कब, जब आर की वैल्यू वन से छोटी हो। ठीक है,
फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी देखें तो दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है कि अगर 3 नंबर जीपी में हो तो जो बीच वाला नंबर होता है बी वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी जो होता है वो a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होता है और मैंडेटरली यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये एपीजीपी रिवाइज हो गया। फिर आ जाइए मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पर, एमओएफ पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला दैट इज एस आई इज इक्वल टू पी आई टी। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, फिर इस अमाउंट के फॉर्मूले में ही हम एस आई की जगह पी आई टी पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आई टी। ठीक है, फिर ए एन इज इक्वल टू पी प्लस एन इंटू एस आई फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आपको अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स निकालना है तो आप 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में n मल्टीप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। यस, लेट्स कंटिन्यू। फिर उसके बाद राजू बन गया जेंटलमैन वाला कॉन्सेप्ट कि अगर प्रिंसिपल P जो है वो 2P बन जा रहा है 5 ईयर्स में तो इस सेम प्रिंसिपल P को 3P बनने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इंस्टेंसेस में सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टेंस में 1P है और सेकेंड इंस्टेंस में 2P है। सो 1P से 2P जाने के लिए हम इंटू 2 करेंगे। तो जितना नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करें उतना ही नंबर हम फर्स्ट वाले केस के टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू विल गेट दी आंसर फॉर द सेकेंड केस। इसको कहते हैं राजू बन के जेंटलमैन वाला केस। फिर आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, जहाँ पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है पर साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला उस सिनेरियो में क्या हो जाता है, आई अपॉन के प्लस 1 की पावर एन के माइनस 1 इंटू प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर के क्या होता है, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अगर एक बार हो रही है तो के इज इक्वल टू 1, 2 बार हो रही है मतलब हर 6 महीने में हो रही है तो के इज इक्वल टू 2, हर क्वार्टर में हो रही है तो के इज इक्वल टू 4, हर मंथ में हो रही है तो के इज इक्वल टू 12, डेली हो रही है तो के इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूले में सी आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई अपॉन के प्लस 1 की पावर एन के इंटू पी। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम -1 करने के बाद प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करते हैं और अमाउंट में हम -1 नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाइए राजू बन गया जेंटलमैन वाला केस इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। प्रिंसिपल P बन गया 2P 10 ईयर्स में तो प्रिंसिपल P को 8P बनने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और उनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। सो पावर 1 से 3 जाने के लिए क्या करते हैं, इंटू 3। तो यही इसके टाइम में भी इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। अगर हर साल का रेट जो है वो डिफरेंट है तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो उसके हमारे पास 2 अप्रोचेस थे। लाइक अगर 10%, 8%, 12% तीनों साल का अलग अलग रेट है तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स क्या हो जाएगा। एक तरीका 10,000 प्लस 10% प्लस 8% प्लस 12%। दूसरा कोई चीज़ 10% बढ़ रही है मतलब 110% हो जा रही है तो आप उसमें 1.1 मल्टीप्लाई कर दोगे। 8% बढ़ रही है यानी 1.08 मल्टीप्लाई कर दोगे, 12% बढ़ रही है यानी 1.12 मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई की पावर एन, जहाँ पर आई मतलब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। फिर लॉग कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके बाद बेटा जी आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स इट इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं पी आई इंटू आई, वेर पी आई इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इंटू आई। फिर 3 ईयर्स इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 3। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब साल में कंपाउंडिंग एक से ज़्यादा बार होती है तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है उसी को आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई अपॉन के प्लस 1 की पावर एन के माइनस 1 इंटू 100। CAGR अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का उसमें आई को गायब कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज ए अपॉन पी पावर में 1/n माइनस 1 इंटू 100। लीज रेंट एन्युटी नेचर का होता है,
आपको लीज रेंट देके रखा होगा, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी होगी और एसेट की कॉस्ट से कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ एसेट से तो वी यूजुअली परचेज द एसेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर एनपी ग्रेटर देन जीरो होती है एक्सेप्ट द प्रपोजल, एनपीवी लेस देन जीरो होती है रिजेक्ट द प्रपोजल, इफ इट इज इक्वल टू जीरो देन कंसिडर अदर फैक्टर्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में परचेज प्राइस डिटरमाइन करने का क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पर हम सारी इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं इंक्लूडिंग द रिटर्न्स एंड द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, बढ़िया। रियल रेट ऑफ रिटर्न नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, हमेशा ध्यान रखेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड मोर देन वंस इन अ ईयर सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद आता है नॉमिनल रेट और फिर उसके बाद आता है रियल रेट, ठीक है। एन्युटी का कैलकुलेशन, यू ऑल नो कि मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, आप अपने तरीके से एन्युटी जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे रिवाइज कर सकते हो। मैंने जैसे पढ़ाया मैं वैसे रिवाइज करवा देती हूँ। एन्युटी क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, इंटरवल भी रेगुलर होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी, इंटरेस्ट फैक्टर, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ दैट इज आई फैक्टर विच इज इक्वल टू आई अपॉन के प्लस 1 की पावर एन के, एफ फैक्टर विच इज इक्वल टू आई फैक्टर माइनस 1 अपॉन आई अपॉन के, पी फैक्टर विच इज इक्वल टू एफ फैक्टर अपॉन आई फैक्टर। अगर मुझे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी है और मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? प्रेजेंट वैल्यू को आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रख दूंगी। अगर मुझे क्वेश्चन में एन्युटी रेगुलर देके रखी है और मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मैं एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मुझे क्वेश्चन में एन्युटी रेगुलर देके रखी है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं एन्युटी को पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इन केस मुझे एन्युटी इमीडिएट देके रखी होती तो एफ फैक्टर और पी फैक्टर के अलावा मैं उसमें 1 प्लस आई भी मल्टीप्लाई करती, ठीक है। एन्युटी रेगुलर या ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? जब फर्स्ट पेमेंट या रिसीट पीरियड के एंड में पे करते हैं। एन्युटी इमीडिएट, जब फर्स्ट पेमेंट या रिसीट हम तुरंत पे करते हैं। परपेचुइटी क्या होती है? इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाली एन्युटी को आप परपेचुइटी कहते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी फिक्स्ड, अगर परपेचुइटी एक फिक्स्ड अमाउंट है जो साल दर साल सेम रहने वाली है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला इज एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर ग्रोइंग परपेचुइटी है उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? एनुअल कैश फ्लो अपॉन इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ये एमओएफ रिवाइज हो गया। अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन पर। तो बात करें अरिथमेटिक मीन की तो हम तीनों ही मेथड से फॉर्मूलाज देखेंगे क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी उन्होंने तीनों मेथड्स को टच किया हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन की बात करें अगर हम अरिथमेटिक मीन की तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ, एक्स में एफ मल्टीप्लाई हो गया। और कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, एक्स की जगह एम ने ले ली, एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू होता है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। फिर शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? हम अज्यूम्ड मीन को अज्यूम करते हैं, डेविएशंस लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जहां पर d मीन्स अज्यूम्ड मीन, जहां पर d इज कैलकुलेटेड एज x माइनस ए, दैट इज x में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना है, दैट इज a, ठीक है। फिर अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, x की जगह किसने ले ली? d ने ले ली, ठीक है। तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सेम फॉर्मूला लगता है कंटिन्यूस सीरीज में भी, बस आपको ध्यान में रखना है कि d इज इक्वल टू यहाँ पर m माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाए स्टेप डेविएशन मेथड में, जहां पर d के कॉलम में अगर वैल्यूज किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं और d डैश कैलकुलेट कर लेते हैं और फॉर्मूला क्या बन जाता है? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, क्योंकि आपने d को c से डिवाइड किया है तो आपको फॉर्मूले में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जहां पर d डैश कैसे निकाला हमने? x माइनस ए अपॉन सी करके, ठीक है। फिर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। और कंटिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम ही रहेगा बट x की जगह m होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो n प्लस 1/2 के बराबर होता है। सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन हमेशा 0 के बराबर होता है। मीन से निकाले गए स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम हमेशा सबसे कम होता है।
अरिथमेटिक मीन को आप यूनिवेरिएट डेटा के केस में ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते हो। वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला x बार w इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स देके रखेंगे, उनके डेटा को कंबाइन करके आपको एक सिंगल मीन निकालनी होगी। सो फॉर्मूला इज x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, उसके बाद आते हैं मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज पर। मीडियन क्या होता है? बीच का बंदर। डेटा को अरेंज करने के बाद जो वैल्यू सबसे बीच में बैठती है उसको आप मीडियन बोलते हो। तो अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो फिर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स का फॉर्मूला भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो मीडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज n+1/2th आइटम। डेटा को अरेंज करो, अरेंज करने के बाद जो सबसे बीच में डेटा हो वो आपका मीडियन है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो दो डेटा बीच में आएंगे, आपको उन दोनों का एवरेज ले लेना है, दैट वुड बी द मीडियन। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला, बस आपको उसमें CF कैलकुलेट करनी होगी और जो रैंक यहाँ से निकल के आएगी वो आपको CF में ढूंढनी है। कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सबसे पहले हम n/2 इन CF ढूंढ के मीडियन क्लास निकालेंगे एंड फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब पार्टीशन वैल्यूज में क्या होता है? डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वार्टाइल्स के केस में डेटा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसीलिए मीडियन के फॉर्मूले में जहाँ पर हम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे यहाँ पर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। डेसाइल्स के केस में डिवाइड बाय 10 करेंगे, परसेंटाइल्स के केस में डिवाइड बाय 100 करेंगे और एक्स्ट्रा क्या करते हैं? हम इसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं। k क्या है? जैसे आपने क्वार्टाइल्स के केस में डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो आपको कट्स कितने करने पड़ेंगे? 3 कट्स 3 मारने पड़ेंगे, तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं। तो k की वैल्यू 1 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकती है, वो आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही डेसाइल्स के केस में आप 10 इक्वल पार्ट्स करते हो लेकिन डेसाइल्स होते हैं कितने? 9 है। परसेंटाइल्स के केस में आप 100 इक्वल पार्ट्स करते हो बट परसेंटाइल्स कितने होते हैं? 99 होते हैं। तो इस केस में k की वैल्यू 1 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकती है, जैसा क्वेश्चन बोले, सिर्फ ये फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाता है। आ जाए प्रॉपर्टीज पर कि मीडियन जो होता है वो Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50 होता है और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। और हायर लेवल का फॉर्मूला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है, इट इज Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। मीडियन को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन और क्वार्टाइल्स दोनों को आप ग्राफिकली लोकेट कर सकते हो ओजीव कर्व के थ्रू। ठीक है, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम हमेशा सबसे कम होता है। अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीडियन के रिस्पेक्ट में, डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज देके रखी है तो आपको जो कंसर्न्ड मीडियन क्लास है उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया मीडियन। अब आ जाइए मोड पर, जिसको अपन प्यार से मूडी बोलते हैं। मोड मतलब वो ऑब्जर्वेशन जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में जस्ट बाय मियर ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो कि मोड क्या है। कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला रहता है। सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालते हैं, द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास एंड आई मतलब क्लास साइज। यहाँ पर भी अगर इंक्लूसिव सीरीज देके रखा है तो आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मोड है वो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, ना कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप हिस्टोग्राम के थ्रू ग्राफिकली लोकेट कर सकते हो। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अगेन इंक्लूसिव है तो आपको कंसर्न मॉडल क्लास को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कंप्यूटेड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर। जितने भी नंबर देके रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उनकी nth रूट निकाल लो। ठीक है, सबसे सटीक और सबसे अच्छा एवरेज GM होता है। इसको एवरेज रेट्स कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको एक GP सीरीज देके रखी है और आपको GM निकालना है तो आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उठाइए, लास्ट ऑब्जर्वेशन उठाइए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर रूट निकालिए एंड हियर यू आर विद द GM। ठीक है, GM आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर एक ऑब्जर्वेशन भी जीरो या नेगेटिव हो जाए। GM ऑफ XY सीरीज इज इक्वल टू GM ऑफ X इंटू GM ऑफ Y। GM ऑफ X बाय Y सीरीज इज इक्वल टू GM ऑफ X डिवाइड बाय GM ऑफ Y। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की लॉग वैल्यू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की लॉग वैल्यूज के अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है। फिर आ जाइए हार्मोनिक मीन पर। हार्मोनिक मीन क्या होती है?
ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल्स की मीन का भी रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है उसका, n होल अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस टिल 1/xn। ठीक है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, n1 प्लस n2 अपॉन n1/h1 प्लस n2/h2। वेटेड हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा w अपॉन सिग्मा w बाई एक्स। एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसका इस्तेमाल एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। फर्स्ट वाले केस में ए से बी डिस्टेंस है d1, बी से सी डिस्टेंस है d2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा d1 बाई d2। ए से बी गए s1 स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा d1 अपॉन s1। बी से सी गए s2 स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा d2 अपॉन s2। बस वही टाइम की जगह पे रख दिया है। सेकेंड केस क्या है, आवन जावन वाला केस, जहाँ पर हम राउंड ट्रिप करते हैं, तो उस केस में हमारे पास शॉर्टकट होता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, फिर आ जाइए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड के केस में। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन मोड एक बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने दो फॉर्मूलेस पढ़े थे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो छोटू फॉर्मूला बन जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर आ जाए कॉमन प्रॉपर्टीज की तरफ। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है यानी सेम है तो मीन मीडियन मोड जीएम एचएम उस सेम कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाता है। उसके अलावा मीन मीडियन मोड को चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो कांस्टेंट आप ऑब्जर्वेशंस में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं वही सेम ऑब्जर्वेशन आप मीन मीडियन मोड में भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होता है। फिर आ जाइए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स, रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स में आता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स में आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। रेंज की बात करें तो सबसे ईजिएस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, दैट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100%। ठीक है, इट इज ईजिएस्ट टू कैलकुलेट, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। इसको आप ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के केस में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज देखे रखिए तो जस्ट आप कंसर्न फर्स्ट और लास्ट क्लास को कन्वर्ट करने के बाद फिर अप्लाई करोगे फॉर्मूला। फिर आ जाए नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100%, और इसी का एडवांस फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100%। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए सूटेबल होता है, इसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होता है वो Q3 माइनस Q1 के बराबर होता है। क्वार्टाइल डेविएशन इंटरक्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है और इंटरक्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन का डबल होता है। फिर उसके बाद आ जाइए मीन डेविएशन पर। मीन डेविएशन मतलब mean of the absolute deviation taken from different averages, that is sum of absolute deviations upon number of observations, मतलब सिग्मा x माइनस एनी एवरेज का मॉड्यूलस फंक्शन अपॉन n। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अपॉन जिस भी एवरेज से आपने डेविएशन निकाला है वो इंटू 100%। प्रॉपर्टीज पर आ जाइए। मीन डेविएशन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है। मीन डेविएशन इन केस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स डिवाइड बाय 2, या उसको हाफ ऑफ रेंज भी बोल सकते हैं। इसको एवरेज डेविएशन बोला जाता है, बट क्योंकि ये सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करता है फिर भी डिसरिगार्ड किया जाता है, क्योंकि ये डेविएशंस के एब्सोल्यूट साइन को ना कंसिडर करके उनको पॉजिटिव मानता है, मतलब नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर कर देता है। मीन डेविएशन मिनिमम कब होता है, जब जो डेविएशन है वो मीडियन से निकाले जाते हैं तब। ठीक है, फिर आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन पर। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। बेसिक फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट। इसी को थोड़ा सा छेड़छाड़ करें, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। क्या किया, सेकेंड वाले फॉर्मूले में x अपॉन n की जगह x बार लिख दिया।
फिर इसी का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, जहाँ पर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100%। इट कंपेयर्स कंसिस्टेंसी ऑफ 2 और मोर सीरीज। जितना सीवी ज़्यादा होगा वेरिएशन ज़्यादा होगा और कंसिस्टेंसी कम होगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर आ जाए तो वेरियांस जो होता है वो एस डी के स्क्वायर के बराबर होता है। दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स डिवाइड बाय 2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला n1 n2 n1 n2, फिर SD1 का स्क्वायर इंटू SD2 का स्क्वायर, फिर D1 का स्क्वायर इंटू D1 D2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस लगाया डिवाइड बाय n1 प्लस n2 और फिर स्क्वायर रूट, राइट। इसमें SD1 के स्क्वायर की जगह आप V1, SD2 के स्क्वायर की जगह V2 और D1 इज इक्वल टू x बार 1 2 माइनस x बार 1 होता है और D2 इज इक्वल टू x बार 1 2 माइनस x बार 2 होता है, ठीक है। फिर आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन SD MD QD के बीच में। 4 टाइम्स ऑफ SD इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ MD इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ QD। इसके लिए हमारे पास ट्रिक थी साडा मुंडा कूड़ बोलिया सी, SD साडा मुंडा MD QD कूड़, ठीक है। और फिर 4 5 6 सिक्वेंशियल ऑर्डर में। फिर रेशियो ऑफ SD MD QD किसके बराबर होता है 15:12:10 के बराबर होता है। SD सबसे बड़ा होता है, फिर मीन डेविएशन, फिर क्वार्टाइल डेविएशन। कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट हो जाएं तो उस केस में रेंज MD QD SD 0 के बराबर हो जाती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को चेंज ऑफ ओरिजिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ चेंज ऑफ स्केल से ज़रूर फर्क पड़ता है। और कैसा फर्क पड़ता है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो रही है तो रेंज MD QD SD के से नहीं के मॉडुलस फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है और वेरियांस जो होता है वो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी हमने रिवाइज कर लिया। अभी आ जाइए कोरिलेशन पर। कोरिलेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 होती है बट लेस देन इक्वल टू +1 होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू +1। इसमें हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। स्कैटर डायग्राम। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है जब r इज इक्वल टू +1 होता है, दैट इज जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। रिमार्क्स में क्या लिखा था, पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। फिर उसके बाद सेकंड था पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां पर जब आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो तो यू डोंट गेट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बट यू गेट द पॉइंट्स स्कैटर्ड अराउंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी पॉजिटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है बट लेस देन 1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट्स आर स्कैटर्ड अराउंड पॉजिटिव स्लोपिंग इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर परसेंटेज चेंज डिफरेंट होता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम होता है। फिर आ जाए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पे, जहाँ पे x और y के बीच में ब्रेकअप हो गया था। यहाँ पर r की वैल्यू एक्जैक्टली -1 के बराबर होती है। यहाँ परसेंटेज चेंज तो सेम होता है बट डायरेक्शन ऑफ चेंज अपोजिट होता है। पॉइंट्स को जब प्लॉट करोगे ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉइंट्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। देन फोर्थ केसेस जहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन होता है, r की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होती है बट लेस देन 0 होती है। यहाँ पर परसेंटेज चेंज भी डिफरेंट होता है और डायरेक्शन ऑफ चेंज भी डिफरेंट होता है। जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, द पॉइंट्स विल बी स्कैटर्ड अराउंड एन इमेजिनरी नेगेटिव स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ है जीरो और नो कोरिलेशन, जहाँ पे r इज इक्वल टू 0 होता है। जब आप प्लॉटिंग करोगे तो यू विल गेट अ कर्वी लीनियर शेप और एक कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा, ठीक है, सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होगा, हैप्पैज़ार्ड वे में पॉइंट्स स्कैटर्ड होंगे। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जहाँ पे अगर रैंक्स रिपीट नहीं हो रही होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 - सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n²-1, जहाँ पर d कैसे निकालते हैं rx - ry करके, और n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y, ठीक है। अगर रैंक्स रिपीट हो रही है तो उस केस में हम हवन करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा m³ माइनस m डिवाइड बाई 12 अपॉन n इंटू n²-1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि हर रिपीट होने वाली रैंक के लिए हम m³ माइनस m की आहुति देते हैं, फिर आखिरी में हम पूर्ण आहुति देते हैं। कैसे, जितने भी m³ माइनस m है उनका सम करते हैं और उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं।
एम मतलब कितनी बार एक पर्टिकुलर रैंक रिपीट हो रही है। जब भी रैंक्स के बीच में लड़ाई होती है तो हम जिस भी रैंक पे फाइट हो रही है उसका एवरेज ले लेते हैं। अब ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस है कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ रैंक हमेशा जीरो होता है, सिग्मा डी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अगर दो सीरीज की रैंक एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे की तो आर के -1 के बराबर होता है। टाइड रैंक्स के केस में रैंक कैसे असाइन करते हैं, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द पोजीशंस ऑन विच कॉन्फ्लिक्ट्स इज देयर। फिर आ जाइए नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज द फर्जी मेथड, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। अब रूट के अंदर बाहर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। नाउ हु विल डिसाइड, 2c माइनस एम विल डिसाइड कि रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। नाउ व्हाट इज c, नंबर ऑफ कॉनकरेंट डेविएशंस और पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट कॉलम। व्हाट इज m, n-1, ठीक है, एंड n इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ x एंड y। ये यहाँ पे इसके स्टेप्स भी लिखे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए कार्ल पियर्सन्स और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड पर। बेसिक फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। इसी में थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूलेज बनेंगे। फिर आ रहा है देखो एक्चुअल मीन मेथड, आर एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हुई थी लव स्टोरी की, राइट। तो डी एक्स और डी वाई की लव स्टोरी बनी न्यूमरेटर में और फिर दोनों ने शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। तो यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होगा और डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार होगा। फिर डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। क्या हुआ था, पहले नाना करके स्टोरी शुरू हुई, ठीक है, दोनों की स्टोरी स्टार्ट हुई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नेगेटिविटी की वजह से ब्रेकअप हुआ और दोनों अलग अलग हो गए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। फिर इतनी ज़्यादा अलग अलग हो गए कि दोनों ने अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। शॉर्टकट और अज्यूम मीन मेथड डायरेक्ट मेथड जैसा ही होता है, बस x की जगह dx और y की जगह dy आ जाता है। और dx किसके बराबर होता है, x माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ x, और dy किसके बराबर होता है, y माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ y, ठीक है। फिर आ जाइए छोटे छोटे दूसरे टॉपिक्स पर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अकाउंटेड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इट इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर which is equal to unexplained variance और unaccounted variance upon total variance, या फिर 1 minus explained और accounted variance upon total variance, ठीक है। yes कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कितना फर्क पड़ रहा है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। फिर उसके बाद बात करें चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, वो भी स्केल के साइन से फर्क पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, x जो होता है वो u में कन्वर्ट हो जाता है, y जो होता है वो v में कन्वर्ट हो जाता है। x और y के जो कोएफिशिएंट्स के साइन होते हैं आफ्टर आइसोलेटिंग द न्यू वेरिएबल हम कंपेयर करते हैं। दोनों अगर सेम साइन के होते हैं तो आर यू वी आर एक्स वाई के बराबर होता है, दोनों अपोजिट साइन के होते हैं तो आर यू वी माइनस ऑफ आर एक्स वाई के बराबर होता है। यहाँ पे कोरिलेशन रिवाइज हो गया। अब आ जाते हैं रिग्रेशन पर। जस्ट अ मिनट रिग्रेशन की फाइल कहाँ गई, होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। Here we go, ये आ गई रिग्रेशन की फाइल। यस चलिए, रिग्रेशन टू नो द अननोन। अब इसके अंदर हमारे पास दो केसेस थे। फर्स्ट केस जहाँ पर x जो होता है, मैं एक केस बता रही हूँ, उसका जस्ट उल्टा दूसरा केस होगा। x जो होता है वो नोन होता है और y जो होता है वो अननोन होता है। तो y जो है वो x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो y डिपेंड्स ऑन x, इसको चुनु मुनु फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, y ऑन x। अब y ऑन x जो होता है उसको और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं by(x), दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालें अगर हम, तो हमने सबसे पहले by(x) लिखा, फिर y लेफ्ट में तो हम लेफ्ट साइड में गए, हमने y माइनस वाई बार लिखा, x राइट में तो हम राइट हैंड साइड गए, x इंटू एक्स माइनस एक्स बार लिखा। अब इस बड़ी वाली इक्वेशन में हम y बार x बार और by(x) पुट कर देंगे तो इक्वेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है दैट विल बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x।
फिर हमें बी वाई एक्स कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, दैट इज फर्स्ट n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, जो टर्म पीछे वही टर्म नीचे वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर उसके बाद कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक द स्क्रीन हैज गॉट फ्रोजन, लेट मी जस्ट रिकनेक्ट इट। यप, ठंड का टाइम है ना, तो स्क्रीन भी जम जाती है, कोई बात नहीं। यस, yes, so first formula is n into sigma xy minus sigma x into sigma y upon n into sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर, जो टर्म पीछे वही टर्म नीचे। फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एच डी एक्स का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू एच डी वाई अपॉन एच डी एक्स, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट सेकेंड वाला केस होता है। फिर अगर हम बात करें रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के बराबर होता है, दैट इज r इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यानी जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बराबर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस क्या है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी आर के बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हमेशा सेम साइन के होते हैं, भाई भाई कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो होता है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है, और आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसीलिए इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। और अगर एक कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो गया तो दूसरे को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से हम रिग्रेशन इक्वेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। दो रिग्रेशन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम एक्स बार और वाई बार कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज ऑफ स्केल से डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अगर u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है और y इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई है, तो जो बी यू वी होता है वो स्केल ऑफ x अपॉन स्केल ऑफ y इंटू बी एक्स वाई होता है, और जो बी वी यू होता है वो स्केल ऑफ y अपॉन स्केल ऑफ x इंटू बी वाई एक्स होता है। फिर उसके बाद हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस की, तो अगर रिग्रेशन लाइंस पॉजिटिव स्लोपिंग कोइंसिडेंट लाइंस है तो r इज इक्वल टू +1 होगा। रिग्रेशन लाइंस अगर नेगेटिव स्लोपिंग कोइंसिडेंट लाइंस है तो r इज इक्वल टू -1 होगा। रिग्रेशन लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो r इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, द एक्यूट एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस विल डिटरमाइन कि r कितना होगा। एक्यूट एंगल जितना छोटा होगा r उतना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आता है प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, दोनों ही एक्यूरेसी टेस्टिंग टूल्स होते हैं। ये चेक करते हैं कि आर जो आपने सैंपल का निकाला है वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है, और इसी की सहायता से हम सेम पॉपुलेशन में से निकाले गए दूसरे सैंपल के आर की लिमिट डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड सैंपल इज इक्वल टू आर प्लस स्टैंडर्ड एरर एंड आर माइनस स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर की जगह प्रोबेबल एरर भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। प्रोबेबल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2/3 टाइम्स इंटू स्टैंडर्ड एरर या 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। अब जो लिमिट स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर से निकल कर आई हैं, सेकेंड सैंपल का आर उसी लिमिट में लाई करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? स्टैंडर्ड एरर में 67.45% और प्रोबेबल एरर में 50%। तो विश्वसनीय ज़्यादा कौन है? स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद ये परी और रंजीते वाली कहानी अगर आपको याद हो, आर की वैल्यू अगर प्रोबेबल एरर से छोटी है तो आर बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। आर की वैल्यू अगर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर से बड़ी है तो आर जो होता है वो रिलायबल और सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में सबसे पहले बेस ईयर, वो ईयर जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, करेंट ईयर जिसको कंपेयर किया जा रहा है। P01 1/0 कहलाता है, P10 0/1 कहलाता है। फिर रिलेटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस रिलेटिव, करेंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इन 200। क्वांटिटी रिलेटिव,
करेंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी इंटू 100, वैल्यू रिलेटिव करेंट ईयर की वैल्यू अपॉन बेस ईयर की वैल्यू इंटू 100, जहाँ पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, करेंट ईयर की प्राइस इंटू करेंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी। लिंक रिलेटिव, जहाँ पे हम करेंट ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं इंटू 100। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर दो आते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स का क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी हम हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, उसका सम करेंगे और डिवाइड बाय n कर देंगे। जैसा नाम है वैसा ही फॉर्मूला है, प्राइस रिलेटिव्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं, सिंपल एवरेज। फिर वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर आते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर और वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर हमने पढ़ा था लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर, मैं सिर्फ आपको P01 बता रही हूँ। इसमें लास्पेयर में हमारी जो ट्रिक थी याद करने की वो थी बाला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्राइस रिलेटिव लिख देते हैं P1 अपॉन P0। अब लास्पेयर ने बोला कि बेस ईयर को आपको एज अ वेट लेना है, तो आप प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्वांटिटी विल बी द बेस, तो बेस ईयर की क्वांटिटी को आप एज अ वेट लोगे, तो P1 अपॉन P0 लिखा और बेस ईयर की क्वांटिटी यानी Q0 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और आखिरी में कर दी सजावट। पाशे ने बोला कि आप वेट लोगे करेंट ईयर की क्वांटिटी को, तो P1 अपॉन P0 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया करेंट ईयर की क्वांटिटी से, यानी Q1 और आखिरी में सजावट कर दी, दैट इज सिग्मा इंटू 100। मार्शल एजवर्थ ने बोला कि उसको एवरेज चाहिए बेस ईयर और करेंट ईयर का, तो हमने P1 अपॉन P0 लिखा और उसको मल्टीप्लाई किया Q1 प्लस Q0 डिवाइड बाई 2 से। अब 2 कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली Q1 प्लस Q0 बचता है, बस उसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर, द आइडियल इंडेक्स नंबर विच इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर्स एंड पार्शियस इंडेक्स नंबर। ठीक है, एक मिनट, फिर से स्क्रीन अटक गई, स्क्रीन भी बोल रही है कि बस बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए, बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए मैम, बहुत सारे, बस बेटा थोड़े से ही बचा। इंडेक्स नंबर खत्म होने पे है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी आर डन, सॉर्टेड। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर which is equal to geometric mean of Laspeyres and Parsh's index number. Dorbish and Bowley's index number arithmetic mean of Laspeyres and Parsh's index number. Dorbish Bowley ने फिशर को क्या बोला था, हमको GM नहीं आता, हमको AM भाता। ठीक है, फिर उसके बाद वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में हम क्या करते हैं, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W कर देते हैं। W कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0, दैट इज वैल्यू ऑफ द बेस ईयर, राइट। और अगर इसकी वैल्यू को हम कंपेयर करें तो ये लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर के बराबर होता है। ठीक है, फिर आ जाएं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे, जिसके ऊपर 100% एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। यूनिट टेस्ट चेक करता है कि वेदर इंडेक्स नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट और नॉट। इंडेक्स नंबर जो इसमें पास हुए वो सारे इंडेक्स नंबर पास हो जाते हैं, बस पहला वाला जो है वो फेल हो जाता है, दैट इज पहला इंडेक्स नंबर पहले टेस्ट में फेल हो जाता है, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। देन कम्स द टाइम रिवर्सल टेस्ट, जहाँ पर P01 इंटू P10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। फिर इसमें कौन पास होता है, इसमें सिर्फ फिशर पास होता है, लास्पेयर पाशे दोनों फेल हो जाते हैं। फिर आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जहाँ पर फैक्टर रिवर्स हो जाते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, P01 इंटू Q01 जो कि V01 के बराबर होता है, दैट इज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। अब इसमें भी फिशर अकेला पास होता है, लास्पेयर और पाशे दोनों फेल हो जाते हैं। फिर आता है सर्कुलर टेस्ट, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, P01 इंटू P12 इंटू P20 इट इज इक्वल टू 1। अब जो इसमें पास होता है वो कौन से इंडेक्स नंबर है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट्स। लास्पेयर पाशे फिशर तीनों इसमें फेल हो जाते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक्स और कौन से हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर जो कि बराबर होता है सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0 इंटू 100 के। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर जिसका फॉर्मूला होता है लिंक रिलेटिव ऑफ करेंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। इस मेथड में हम फर्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स नंबर को 100 अज्यूम करते हैं। डिफ्लेटेड वैल्यू
करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू 100। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? दो ऐसी सीरीज जो कि अलग अलग बेस वाली है उनको कंबाइन करना एक कॉमन बेस के थ्रू, दैट इज स्प्लाइसिंग। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि लैस्पेयर्स इंडेक्स नंबर के अदर नेम्स भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के जुड़वा भाई कौन है? ग्रुप इंडेक्स नंबर और जनरल इंडेक्स नंबर। सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू को अपन सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू भी लिखते हैं। यहाँ पर इंडेक्स नंबर कंप्लीट होता है। अब आ जाइए फटाफट से प्रोबेबिलिटी की तरफ एंड देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन वी आर डन। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का क्लासिक फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 या 100% के बराबर होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। कॉइन्स रिलेटेड केसेस में टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 2 की पावर n के बराबर। डाइज रिलेटेड कॉन्सेप्ट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6 की पावर n के बराबर होते हैं। पास्कल्स लॉ को अगर हम अप्लाई करें डाइस के ऊपर तो 2 डाइस फेंकने पर मिनिमम सम जो है वो 2 हो सकता है और मैक्सिमम सम जो है वो 12 हो सकता है। अब इसके केसेस की बात करें तो जितने केसेस जिसमें सम 2 आता है वो होता है 1, सम 3 का केस 2, सम 4 का केस 3, सम 5 का केस 4, सम 6 का केस 5, सम 7 का केस 6 और फिर उसके बाद केसेस वापस कम होते जाते हैं। हमने ऐसे पढ़ा था, हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घंटी बजाते हैं 6th स्टेप पर और वापस नीचे उतर के आ जाते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 ऐसे केसेस होते हैं। ठीक है, फिर कार्ड्स के केस में हमने पढ़ा था 52 कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड लाल होते हैं, 26 कार्ड काले होते हैं। लाल कार्ड के अंदर 2 सूट्स होते हैं, हार्ट और डायमंड। ब्लैक कार्ड्स के अंदर 2 सूट होते हैं, क्लब और स्पेड। हर सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स होते हैं, एक एस होता है और रिमेनिंग 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स जो कभी साथ में अकर नहीं हो सकते, और क्योंकि वो साथ में अकर नहीं हो सकते तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी, उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के बराबर होती है और इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स जिनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाती है। इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज आपस में इक्वल होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे इवेंट के होने ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ऐसे इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी या फिर कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई और एक नॉन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्योंकि ए को बी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। फिर हमने यहाँ पर सेट थ्योरी के फॉर्मूलाज देखे थे जो कि प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई हुए थे, तो दोनों के केस में एक ही बार पढ़ो बस। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी के केस में पी लगा दो, सेट थ्योरी के केस में एन लगा दो। फिर उसके बाद ए यूनियन बी के बाद हमने पढ़ा था ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या होता है? हमें सिर्फ ए चाहिए, दैट इज ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं? ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं। फिर ओनली बी का मतलब क्या होता है? बी में से बी इंटरसेक्शन ए माइनस कर दो।
फिर एक्सेप्ट ए का मतलब होता है ए के अलावा सब कुछ, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे। बी डैश मतलब होता है बी के अलावा सब कुछ, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ, तो 1 में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ, तो 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों के ऊपर टोपी है तो हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं। ए डैश का उल्टा ए यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन बी डैश का उल्टा बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, उसको 1 में से माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देके रखा है तो दोनों के यूनियन टोपी है तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। ए डैश का उल्टा ए इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन बी डैश का उल्टा बी, 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। 3 इवेंट्स के केस में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर आ जाएंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर फटाफट से। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर अपन ने बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बात करें तो बाइनोमियल और पॉइजन में जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। उसके बाद फॉर्मूले की बात करें तो एन सी एक्स इंटू पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन के केस में ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पर ई इज इक्वल टू 2.71828। अब उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में द फॉर्मूला इज दिस, जिसको हमने रैप से याद किया था। ऊंची है बिल्डिंग यानी 1, टूटा हुआ नल है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, बाल्टी लगा दो यानी स्क्वायर रूट, 2 पाई यानी टिप टिप बरसा पानी, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो सूरज क्या करता है, वेपराइजेशन करता है। तो ई क्या है, सूरज, सूरज ने भाप बनाई, फिर भाप बनती है तो क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। तो एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर क्या है, क्लाउड्स। जब क्लाउड्स टकराते हैं तो बिजली चमकती है, तो माइनस साइन इज बिजली, और जब बिजली चमकती है तो बारिश आती है यानी कि इंद्र देवता आते हैं। तो 2SD का स्क्वायर क्या है, इंद्र देवता सिटिंग ऑन हिज रथ। ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया था। पैरामीटर की बात करें तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाय पैरामेट्रिक होता है, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं n, p। और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनी पैरामेट्रिक होता है, इसका 1 पैरामीटर होता है m। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामेट्रिक होता है, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं म्यू और SD का स्क्वायर। फिर उसके बाद मीन की बात करें, बाइनोमियल के केस में मीन इज इक्वल टू NP, पॉइजन के केस में भी मीन इज इक्वल टू NP होता है, और नॉर्मल के केस में मीन मीडियन मोड एक बराबर होता है। वेरियांस की बात करें तो बाइनोमियल में वेरियांस इज इक्वल टू NPQ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ NPQ हो जाएगा। और पॉइजन में बात करें तो वेरियांस इज इक्वल टू NP, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ NP, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ M। रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरियांस की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरियांस से बड़ा होता है, बट पॉइजन में दोनों एक बराबर होते हैं। मोड की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड डिपेंड करता है n+1 इंटू पी पर, पॉइजन में इट डिपेंड्स ऑन m। अगर ये दोनों एक इंटीजर है तो 2 मोड एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी माइनस 1। लेकिन अगर डेसिमल में या फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहे हैं तो आपको उसमें से सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट लेना है। सेम सिचुएशन अप्लाइज टू m ऑल्सो। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको जब भी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस देके रखेंगे, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो पॉइजन हो, चाहे वो नॉर्मल हो, तो उनके जो भी पैरामीटर्स हमने स्टडी किए वो पैरामीटर्स जो है ऐड करके नया वाला पैरामीटर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। रिमार्क्स की बात करें तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि अगर P इज इक्वल टू Q होता है तो आप इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, और यहाँ पर वेरियांस अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू n/4। तो यहाँ पर आपका ये टेबल खत्म होता है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज़ -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्शन, एनीथिंग। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो होता है वो प्रोबेबिलिटीज रिप्रेजेंट करता है एट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होता है इसीलिए एरिया अंडर कर्व जो होता है वो 1 के बराबर होता है। नॉर्मल कर्व जो होता है वो सिमेट्रिक होता है मीन पर, इसीलिए इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एरिया बिटवीन -∞ टू म्यू
एंड म्यू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इक्वल होता है क्योंकि सिमेट्रिक है और पूरा एरिया 1 के बराबर है, तो सिमेट्रिक है तो आधा आधा 0.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मोड एक बराबर होंगे और देयर एग्जिस्ट ओनली वन मोड, इसीलिए इसको यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देन ये बाय पैरामेट्रिक है, ऑलरेडी स्टडी कर दिया। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कर्व अपना शेप चेंज करता है तो दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, म्यू माइनस एस टी एंड म्यू प्लस एस टी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो मीन प्लस हाफ ऑफ रेंज होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो मीन माइनस हाफ ऑफ रेंज होती है। रिलेशनशिप बिटवीन एस डी एम डी क्यू डी जो हम एमओसीटी में पढ़ के आए थे, 4 टाइम्स ऑफ एस टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी। नाउ 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस टी है, तो यहाँ से एम डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस डी क्या हो जाएगी 0.8 इंटू एस डी। क्यू डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एस डी क्या हो जाएगी 0.675 टाइम्स ऑफ एस डी। ठीक है, फिर उसके बाद ये मीडियन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के आए एमओसीटी में, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2। Q1 और Q3 को आप म्यू और एस डी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सो म्यू माइनस 0.675 एस डी इज इक्वल टू Q1, म्यू प्लस 0.675 एस डी इज इक्वल टू Q3। उसके बाद जब हमें प्रोबेबिलिटीज़ कुछ यूनिक वैल्यूज़ पर निकालनी होती है स्टैंडर्ड इंटरवल्स के अलावा, तो हम z में x को कन्वर्ट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा स्पेशल केस जहाँ पर म्यू 0 हो जाता है और एस डी 1 के बराबर हो जाता है। अब क्योंकि म्यू 0 हो गया, एस डी 1 के बराबर हो गया, तो मीन मीडियन मोड 0 हो जाते हैं। एस डी 1 के बराबर है तो वेरियांस भी 0 हो जाता है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन -1, 1 हो जाते हैं। मीन डेविएशन 0.8 इंटू एस डी हो जाता है और क्वार्टाइल डेविएशन मतलब मीन डेविएशन 0.8 इंटू 1 दैट इज 0.8 हो जाता है और क्वार्टाइल डेविएशन 0.675 इंटू 1 दैट इज 0.675 हो जाता है। z कैसे कैलकुलेट किया जाता है x माइनस म्यू अपॉन एस टी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो परसेंटेज है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि म्यू माइनस एस टी और म्यू प्लस एस टी के बीच का जो एरिया होता है वो 68.27% के बराबर होता है। म्यू माइनस 2 और म्यू प्लस 2 के बीच का एरिया होता है 95.45% के बराबर और म्यू माइनस 3 और म्यू प्लस 3 के बीच का यानी ये टोटल एरिया जो होता है वो 99.73% के बराबर होता है, जिसको आप ऑल बट 0.27% भी बोलते हो। ठीक है, ई ऑफ एक्स जो कि इसमें आता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी कांस्टेंट नंबर का उस कांस्टेंट के बराबर होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के एक्स दिया हो तो x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसको बाहर फेंक देता है, k इंटू ई ऑफ एक्स हो जाता है। ई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई होता है। ई ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के बराबर होता है। मीन कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वेरियांस कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, जिसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिखते हो, या फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ख़त्म। उसके बाद छोटे से 4-5 फॉर्मूले आपने एस डी ओ डी और सैम्पलिंग में भी पढ़े हैं। एस डी ओ डी में मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप मिड वैल्यू लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट के एवरेज से भी निकाल सकते हैं और बाउंड्रीज के एवरेज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास साइज के लिए आपको अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस ही लेना है। मतलब आपको इंक्लूसिव सीरीज देके रखिए तो आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन क्लास विड्थ या फिर रेंज अपॉन क्लास विड्थ। पाई चार्ट के केस में हमें सेंट्रल एंगल निकालना हो तो जिस भी सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालना है उसकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग में आपने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो एस डी अपॉन रूट एन है, जहाँ पर एन मतलब सैम्पल साइज। हालांकि आपके मॉड्यूल में इनफाइनाइट और फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में अलग अलग फॉर्मूला देके रखा है, बट क्योंकि वो जो करेक्शन फैक्टर होता है उसकी अल्टीमेट वैल्यू सॉल्व करने पर 1 ही आती है या 1 के नियरेस्ट होती है, तो आंसर दोनों ही केस में 19-20 अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। फिर नंबर ऑफ सैम्पल साइजेस निकालने का क्वेश्चन आता ही है। विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेंगे तो नागिन डांस एनसीआर, विद रिप्लेसमेंट बोलेंगे तो भांगड़ा करेंगे ना 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 रे। सो एन की पावर आर, जहाँ पे एन मतलब पॉपुलेशन साइज और आर मतलब सैम्पल साइज। उसके बाद सेट थ्योरी में 2 ये फॉर्मूलेज भी ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू 2 की पावर एन।
नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूलेज खत्म होते हैं। कैलकुलस मैंने इसमें कवर नहीं किया, अगर मैं इसमें कैलकुलस भी कवर करती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी मच लेंथी, ऑलरेडी 1 आवर के ऊपर हो चुका है। ठीक है, so calculus is not included here, so I hope this video will help you out to revise all the formulas very quickly। 2x पर देखोगे 30-40 मिनट में बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में गाइज, एंड यस यू कैन डाउनलोड दीज समरी शीट्स थ्रू द स्कैनर गिवन हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।